फ्रेंड्स नमस्ते। पिछले सेशन में हमने यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखा था मेंस के बारे में, और आज हम आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आंसर राइटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी मेंस को लिखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के पास में नॉलेज होता है, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, सब चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आंसर राइटिंग में उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते। उस वजह से वो एक तो कुछ क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ रिक्वायरमेंट, आउट ऑफ डिमांड हो जाता है। तो उसको रखने के लिए 5-7 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अगर उनको आपने देखो, पढ़ना तो जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है, एनालिटिकल एबिलिटी भी बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ें होने के बाद उसको एक्चुअली आंसर में कैसे फिट करें वो बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप लोग अगर अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, जिससे आपका आंसर जो है इम्प्रोवाइज हो। और जो भी आपके पास कोई स्पेशल मेंटर्स है, गाइड करने वाले हैं या सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उनको आपके क्वेश्चन के आंसर दिखाइए और चेक करके वो जो रिमार्क देते हैं उनको उस रिमार्क के हिसाब से आपको इम्प्रूव करने की आदत डालनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है, क्वेश्चन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की आदत डालो। क्वेश्चन में हम एक कोई कीवर्ड पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पे हम लिख देते हैं, तो ऐसा ना होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि एक्चुअली क्या उसमें मांग है। जैसे कि कभी कभी डिस्कस लिखते हैं आखिर में, जैसे कि एनालाइज लिख देते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट लिखते हैं, उस तरह से। जैसे 2023 का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस शब्द है, तो उन्होंने ये मांगा है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के एरिया जो है ज्योग्राफिकल, उस इलाके में क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी पे क्या परिणाम हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला है। तो हमें उसी तरह लिखना है। तो ये हमें सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या है, कि उन्होंने ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया है, क्लाइमेट चेंज के आधार पे फूड सिक्योरिटी पे क्या परिणाम हुए उसका। अगर इस क्वेश्चन को हम आगे अगला जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे डालने की कोशिश करें कि आंसर जो है लिखने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर कर ले कि उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। तो उसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। वहाँ पे आपको पेन से इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीधा पहला प्यारा जो है 2-3 लाइन में आप उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेकंड पार्ट होता है बॉडी, जिसमें उन्होंने क्या मांगा है, क्या जानकारी मांगी है, क्या समझना चाहते हैं वो लिखेंगे। और तीसरा पार्ट है कंक्लूजन, जो कि क्वेश्चन की जो मांग होती है उसके आधार पे उसमें हमें कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन थोड़ा विजनरी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल, जरूरत पड़े तो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिसाइज करना इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाए। क्रिटिसाइज का मतलब है अगर आप किसी चीज को नेगेटिवली लिख रहे हैं तो उसका आधार भी जरूरी होता है। तो कंक्लूजन लिखते समय न्यूट्रल, पॉजिटिव या फिर विजनरी रहना जरूरी है, या फिर कोई प्लान दो, सॉल्यूशन दो, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर करते समय पहले 5-7 सेकंड, 10 सेकंड जो है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाए तो स्ट्रक्चर बना लो कि हमें क्या क्या लिखना है। जैसे कि हमने जो डिस्कस किया कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ट्रॉपिकल ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। पहला है डिस्कस। ठीक है, क्या डिस्कस करना है, कॉन्सिक्वेंसेस, किस आधार पे कॉन्सिक्वेंसेस, क्लाइमेट चेंज, कहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, और किस पे कॉन्सिक्वेंसेस, फूड सिक्योरिटी में। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज किसे कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो इलाका आता है वहाँ पे उनको वो ट्रॉपिकल कंट्रीज मानी जाती है। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वो लिख देंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़ा वो एग्जांपल दे देंगे। तो वो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आया उसमें कि बॉडी पार्ट, उसमें उन्होंने पूछा कॉन्सिक्वेंसेस, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या परिणाम हो रहे हैं।
तो वो हमें बॉडी पार्ट में लिखना पड़ेगा। और आखिरी में कंक्लूजन देते समय हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें आ रही है उसका सॉल्यूशन हमें एक दो लाइन में कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि ये मेजर्स लिए जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इस संस्था की तरह से, और आगे ये इसका सॉल्यूशन जो है इस तरह से हम विजन रख रहे हैं 2040-50, जिस पीरियड तक हम इस प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करें, इस तरह से हमारा कंक्लूजन रहेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, स्ट्रक्चराइज आंसर होना चाहिए और जो मांगा है वही वहाँ पे चाहिए। और इंट्रोडक्शन में जो कीवर्ड्स होते हैं, की कंसेप्ट होती है, वो उसको हम इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दें कि भाई वही आपका इंप्रेशन ज़्यादा जमाता है। इंट्रो में 2-3 लाइन में वो समझ जाते हैं कि भाई इसके पास में है, जो हमें ज़रूरत है वो नॉलेज इसके पास में है, वो समझ उसके पास में है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आंसर जो है कंसाइज होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। वर्ड लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना है किसी भी हालत में। वर्ड लिमिट क्या बताई गई है, कुछ क्वेश्चन में 150 वर्ड्स बताया है, कुछ क्वेश्चन में आपको 250 वर्ड्स बताया है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप एक्सीड करते जाओगे तो आपके मार्क्स जो है रिड्यूस होते जाएंगे। और अननेसेसरी डिटेल नहीं डालना है क्वेश्चन में। आपको लग रहा है कि ये मुझे पता है तो डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया ट्रॉपिकल कंट्रीज वाला, उसमें ये पूछा गया है कि भाई ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या परिणाम हो रहे हैं, तो आप ट्रॉपिकल कंट्री के जो कौन कौन सी कंट्रीज है उसका डिटेल डालते बैठोगे, या फिर वहाँ पे क्रॉप कौन कौन से कितने होते हैं, कितना रेशियो, ये डालते बैठोगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोर पॉइंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है, तो उस पर फोकस करो। और आपका हर सेंटेंस जो है, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो है आपकी क्वेश्चन का आंसर जो है उसकी वैल्यू बढ़ाने वाला चाहिए, उसकी इज्जत बढ़ाने वाला चाहिए। तो इस तरह से आप सोच समझ के कम शब्दों में प्रिसाइज अच्छे से लिखने की कोशिश करो। और आंसर लिखते समय चौथा जो पॉइंट है, जरूरत पड़े तो एग्जाम्पल दीजिए, फैक्ट्स दीजिए, डाटा डालिए, फिगर डालिए, नंबर्स डालिए। उससे क्या है कि उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा, आप उस बारे में कितना गहराई से जानते हैं और कितने ज़्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये उसका इम्प्रेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था अभी जस्ट 2023 में है कि एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। GS1 का क्वेश्चन है, वहां पे व्हाई है। व्हाई का मतलब क्या है, क्यों। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमन इज इंक्रीजिंग, यानी कि महिलाओं में, जो युवा महिला है उनके अंदर सुसाइड करने की जो संख्या है वो क्यों बढ़ती जा रही है। अब तो हम ये लिख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो भी हमारे रीति रिवाज या फिर पेट्रियोटिक सोसाइटी में जो भी कारण है उनके कारण लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप कोई फिगर डाल देते हो कि इतनी वुमेन्स की इस साल में सुसाइड की केस हो गई है, तो वह ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो अगर आपको ये फिगर चाहिए तो आप कहाँ पे जाओगे, गवर्नमेंट की कोई इम्पोर्टेंट वेबसाइट होगी, वहीं पे जाओगे। तो जैसे कि ये सुसाइडल वाली बात है, इसलिए उसमें NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वहाँ पे जो भी क्राइम रिलेटेड डिटेल्स है वो उसका डाटा फिगर्स रहती है, तो आप वहाँ से ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती है, स्कीम में फिगर्स होती है, ठीक है, और अलग अलग इंटरनेशनल यूनियंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी फिगर्स होती है, हमारे सर्वे के रिपोर्ट्स होते हैं, ईयरली रिपोर्ट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर डाटा होते हैं, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे कि ये वुमन वाला जो है, उन्होंने NCRB ने 2021 में जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी NCRB ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1,64,000 वुमेन्स की वहाँ उस ईयर में सुसाइडल केस दर्ज हुई है। उनमें से 50% से ज़्यादा जो है वो शादीशुदा लड़कियां हैं। तो उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपका कि सुसाइडल में 50% से ज़्यादा या लेडीज जो है शादीशुदा है, तो उसका कारण जो है मैरिज, आफ्टर मैरिज जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं परिवार में, उसके कारण उसको आप ज़्यादा और इम्फेसाइज कर सकते हो। उसके आगे फिर कंक्लूजन देते समय आप ये डाटा यूज़ होने के कारण आप उसको कुछ रेमेडीज जो है लॉ रिलेटेड या फिर इथिक्स वैल्यू, सोशल वैल्यू, सोसाइटी को कैसे हम इक्वलिटी के ऊपर ला सकते हैं, वुमेन्स को स्टेटस कैसे इक्वल स्टेटस दे सकते हैं, डाउरी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं,
वुमन की डिग्निटी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम वहाँ पे फिर कंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये डाटा फिगर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे लिखिए, नहीं तो जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप डाटा फिगर डालते रहोगे तो वो भी आपका बैड इंप्रेशन रहेगा। आप क्वेश्चन का, आपके जो क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला है उसको इम्प्रेस करना आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए जो क्वेश्चन है उसको हम सही से कैसे लिखें। इसलिए हम इम्प्रेस करने के पीछे अगर पढ़ते तो हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी इम्प्रेसिव करने की कोशिश करते हैं, कोट्स डालने की कोशिश करते हैं, कोई शायरी डालने की कोशिश करते हैं। हर जगह पे ये जरूरी नहीं होता। निबंध वगैरह है जहाँ पे रिलेवेंट आपको कोई कोट याद आ गया तो ठीक है, लेकिन जीएस में तो उसकी जरूरत है नहीं। तो आप जब भी आंसर लिख रहे हो, जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो। जो लैंग्वेज आपने डिफाइन करी हुई है उसी लैंग्वेज में आपने मराठी बोला, मराठी में हिंदी बोला, हिंदी में इंग्लिश बोला, इंग्लिश में जब कोई रीजनल लैंग्वेज में आप वहाँ पे लिखना चाहते हो उसी लैंग्वेज में लिखो। और वहाँ पे अगर कोई शब्द आपका, आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश का शब्द आपको याद आया लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, तो एज इट इज इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन आपको इंग्लिश में वो वर्ड याद नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको हिंदी में लिख सकते हो तो आप हिंदी में यूज कर सकते हो, इस तरह से। और बी सिंपल, बी प्रिसाइज। आप जितना सार्थक लिखोगे, यानी कि जरूरी है उतना ही लिखोगे, तो काफी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर का, कि वहाँ पे जरूरी हो तो डायग्राम या फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन, तो वहाँ पे डायग्राम की अगर जरूरत है तो वहाँ पे लिखना है। जैसे 2023 में क्वेश्चन था हाउ फियोर्ड्स फॉर्म, फियोर्ड्स कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे फियोर्ड्स की फिगर अगर डाल दिया आपने तो आराम से आप उसको ये एक अच्छे से उसका इम्प्रेशन हो सकता है और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि भाई फियोर्ड्स के बारे में इसने पढ़ा है। एनसीईआरटी में जो है फियोर्ड्स के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फिगर्स भी है, तो आप वहाँ से भी वो फिगर की एक प्रैक्टिस कर सकते हो उस तरह की फिगर्स की। जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। 250 अंक के लिए 20 क्वेश्चन है, उसमें पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं 150 वर्ड लिमिट के होते हैं और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं 250 वर्ड लिमिट के होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 150 वर्ड में उसके आंसर लिखने होते हैं। तो इनके लिए आपके पास जो समय रहता है 250 अंक के लिए 180 मिनट के हिसाब से अगर देखें तो 70 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, पहले 10 अंक वाले। दूसरे जो है 15 अंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 250 वर्ड लिमिट होती है और उनके लिए अंक है 150, तो उनके लिए आपको 100 मिनट्स दिए हुए हैं, तो आप 100 मिनट में उनको किसी भी हालत में लिखने की कोशिश करो। तो दोनों मिलके 170 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है और 10 मिनट आपने रिजर्व रखा है। कभी एक आध बार एक आध क्वेश्चन को याद करने में थोड़ा कम ज़्यादा समय लग जाए तो उस समय पे जो कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना रहे, इसलिए आपको 10 मिनट आपने रिजर्व रखे। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले आपके पास में जब वो स्टार्ट करके बोलते हैं लिखने के लिए, उससे पहले पेज पे इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना मत भूलो, ये दिमाग में मत रखो कि मुझे सब पता है, ठीक है। हर साल यूपीएससी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ऐड डिलीट करती रहती है, तो आपको जिस साल वो इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उस रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, उसके बाद जैसे उन्होंने राइट करके लिखने के लिए बोल दिया तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही है क्या, बुकलेट सही है क्या, वो भी चेक करने की आदत डालो। और इस तरह से जिसको समय है तो पट्टी से वो समास बना सकता है, जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो वो बिना समास का भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिया कि पहला तो अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन की डिमांड को, दूसरा उसको स्ट्रक्चराइज करने की आदत डालो, तीसरा जो है कंसाइज लिखो, प्रिसाइज लिखो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका सिंपल लैंग्वेज यूज करो, जहाँ जरूरत है वो डाटा, फिगर, एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम यूज करो। और आखिरी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम उन्होंने बताया है 250 अंक के लिए 180 मिनट दिए तो 180 मिनट में वो कंप्लीट होना चाहिए। और टारगेट ये रखो कि पूरा क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस तरह से अगर आप कोशिश करते हो और इसमें सफल हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल वो आपका स्वागत करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।